बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर अमरीकी सदारती इलेक्शन में साबिका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप तमाम सर्वेज उठाकर देख लीजिए, तमाम अखबारात उठा लीजिए, टीवी चैनल्स के तज्जिए उठाकर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस का नेक टू नेक कंपटीशन दिखाया जा रहा था और 1-2% से कैमला हैरिस उन तमाम पोल्स में थ्रू आउट बज़ाहिर जीतती दिखाई दे रही थी। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एज सेड कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के होते, अमेरिकन ताकतों के होते, बिजनेसमैन, टाइकून मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होते हुए इलॉन मस्क का ट्विटर, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमरीकी सदारती इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है वो अब कहाँ पर खड़ी है। रीज़न कि उनकी तमाम तर तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता थी। वो पहले से वाबस्ता करके बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, डोनाल्ड ट्रंप इज़ द ओनली प्रेसिडेंट कि जो पिछले 250 साल की तारीख के अंदर अमरीकी के अंदर सजा याफ्ता शख्स होते हुए साबिका सदर, सजा याफ्ता और फिर अगले सदर मुंतखब हो चुके हुए। आज के शो में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल पॉलिटिक्स पे किस हद तक इसका फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक होपफुल है, हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की ये कहाँ पर देखती है डोनाल्ड ट्रंप की इस फतह को कैसे देखती है कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसा होगा। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के अंदर कल परसों से एक बार फिर से एजिटेशन का नया सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है, जलसे जुलूसों का आगाज़ किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ के पास ओनली वे आउट एजिटेशन है? इस पर बात करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे मेहमान है रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर। अमरीकी सदारती इलेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज आई थिंक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तमाम पोल्स, नेशनल मीडिया, अखबारात, हर चीज़ अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। इनिशियली एट वंस पता चलता है जी प्रेसिडेंट इलेक्ट इज डोनाल्ड ट्रंप। वर यू शॉक्ड? नो, आई वाज नॉट, क्योंकि मेरी पार्ट ऑफ द फैमिली इज इन अमेरिका, सो उनकी से जो इनपुट मिल रही थी वो पॉजिटिव थी कि इस दफ़ा ट्रंप ही जीतेगा। तो बल्कि खासी लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसकी, कोई छोटी की, इट्स नॉट अ क्लोज फाइट, सो इस तरीके से है। तो लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो लाजमी बात है कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप के वो, और अखबारात वगैरह में भी जो बाय एंड लार्ज जो बयानात आ रहे थे, जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो यही थी कि ट्रंप नहीं जीतेगा। सो एक माहौल बनाया हुआ था ट्रंप के ना जीतने का और कामिला हैरिस के जीतने का। लेकिन बाजी पलट दी है उसने जी। दिस इज ओनली द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस के एक जो प्रेसिडेंट है वो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर नहीं बना। आउट हुआ आप एक दो, क्लीवलैंड थे मेरा ख्याल प्रीवियसली जो क्लीवलैंड थे और एक ये हैं जी, तो आया। तो इट्स अ ग्रेट कमबैक फॉर हिम। लेट्स सी कि अब वो क्या पॉलिसीज अमेरिका के लिए अडॉप्ट करते हैं। बट बहुत चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, सब सारी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है, लड़ाई है, फैमिन है, जेनोसाइड है, हर तरफ है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ईस्ट और वेस्ट का वो बढ़ रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ट्रंप के लिए। तो लेट्स सी के सर एक जुमला जिसमें बड़े तजाद है, मैं सुबह से वो जुमला बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ कि ये पहले अमरीकी सदर हैं जो सजा याफ्ता है। साबिका सदर होने के बाद सजा याफ्ता एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट सजा याफ्ता। सजा तो उनको नहीं मिली हुई ना, सजा होगी हुई है ना, वो तो इसके इलेक्शन तक पोस्टपोन हुई थी ना कि पोस्ट इलेक्शन आगे एग्जीक्यूशन होगी उसकी। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आई डोंट थिंक कि वो एग्जीक्यूट होगी। अब तो ऑब्वियसली नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सो ऑब्वियसली चीजें एट वंस बदल गई। अब सर आ जाते हैं उन होप्स के ऊपर के जो कल की, तो वो होप्स हम पहले भी इस शो में डिस्कस कर चुके हैं। When it comes to पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, do you think ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के साथ कोई हालात वाक़यात पाकिस्तान में भी बदलेंगे? देखिए, हिस्टोरिकल देख लेते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या रहे हुए हैं यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में। अगर आप पिछले 76 साल की तारीख, 75 साल तकरीबन पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को हो गए हैं। अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स जब भी पावर में आए हैं तो उनके अहद में यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो क्लोजर रहे हैं, बेहतर रहे हैं। जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं तो वो डिस्टेंसिंग क्रिएट हुई है और वो ताल्लुकात की नौइयत भी इतनी क्लोज नहीं रही जितनी कि रिपब्लिकन्स के ज़माने में। तो अगर आप उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उम्मीद की जाती है कि ट्रंप के ज़माने में हालात जो हैं वो, ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा वार्म होंगे, क्लोजर होंगे। एक जो
और है कि जब खान साहब गए थे अमेरिका के विजिट के ऊपर तो ही स्टक अ कोड विद My friend, वो ट्रम्प साहब के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाती नौइयत के अगर खान साहब इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, तो अगर इनके एक दूसरे के साथ डील करना पड़े तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिविटी होगी जो कि इफ़ेक्ट करेगी और जो एक ऑरा सा क्रिएट करेगी सारे चक्कर में। लेकिन जबकि ये पॉजिटिव्स कहने के बाद आई मस्ट इमीडिएटली क्वेश्चन कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान, खासकर जहाँ अमेरिका शामिल हो वहाँ ताल्लुकात जो किसी एक शख्स की बेसिस के ऊपर उसके कहने या ना कहने के ऊपर वो ताल्लुकात नहीं होते। सो एक स्टेट टू स्टेट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इज नॉट द ओनली स्टेक होल्डर। वहाँ भी आपको पता है उनकी पार्लियामेंट है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेनेट है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द पेंटागन। सो इन तमाम ने मिलके एक पॉलिसी जो है वो बनानी है। पाकिस्तान इसमें कहाँ फिट होगा ये कोई इतना मुश्किल नहीं है बताना। देखिए पाकिस्तान अब पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान का डायरेक्ट कंपैरिजन जो है बड़ी जो रियासतें हैं वो हम इंडिया के साथ करती हैं कि इन दोनों में हमें एक को अगर चूज करना पड़े तो वो किसको चूज करेंगे। सो बाय एंड लार्ज अदर देन चाइना तमाम जो बड़ी इस वक्त हुकूमतें हैं वो इंडिया, उनका जो पलड़ा जो है वो इंडिया का भारी होता है। चीन अकेला मुल्क है जिसने कि पाकिस्तान को इन प्रेफरेंस टू इंडिया चूज किया हुआ है। हालांकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनके साथ भी ताल्लुकात में मिसहैप हुआ है जो कि इंटायरली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने देखा है उसको पूरा, मैंने सुना है उसको सीक्वेंस किया है मैंने और जो फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट आई है वो इट वाज टोटली अननेसेसरी। मेरा बचकानापन था वो, मतलब हाँ मैच्योरिटी का फुकतान नजर आया, इंतहाई फुकतान नजर आया। आई होप एंड प्रे कि ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को परमानेंटली जो है वो नहीं इफेक्ट करता। तो कंपैरिजन जब आएगा तो वहाँ ट्रंप हो या बाइडन हो या ए हो या बी हो या सी हो, द फैक्ट इज कि जी जो वेट है वो इंडिया के पलड़े में पड़ेगा। सो पाकिस्तान विल हैव टू स्ट्रगल। पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो, अच्छा जब कोशिश करता है तो फिर उसमें ये जो फैक्टर्स होते हैं ना पर्सनल एसोसिएशन के और जो बाकी हैं वो एक कंड्यूसिव रोल, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे कि जी आउटकम जो है ताल्लुकात का वो उनकी बेसिस के ऊपर सिर्फ नहीं होगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। एट वंस कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं होगा उसमें आके। एट वंस जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो पाकिस्तान की में आई है वो जो कि बाय एंड लार्ज जो है वो अमेरिका की तरफ है, उसके भी कुछ डायनामिक्स हैं। वो डायनामिक्स जो है वो भी कंसिडर होंगे जब यूएस अपनी पॉलिसी जो है पाकिस्तान की तरफ फॉर्मलाइज कर रहा होगा, तो वो डेफिनेटली शायद एक उनके कॉन्टेक्स्ट में उनके व्यू पॉइंट से एक पॉजिटिव डायनामिक हो जिसको कि वो कंसिडर करें, जबकि वो पॉजिटिव डायनामिक जो है वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है हमारे पास। कोई शिफ्टिंग थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा मैं बाइडन वाले एरा में, डोनाल्ड लू एंड ऑल लैटर साइफर एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक सो उस केओस से या उस सारे वो जो एक जैम में जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप टेकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ स्टक हैं, अब इस चेंज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जैम से निकल सकेगी? उस नैरेटिव या उस बयानिए को पीछे छोड़ेंगे, एट वंस रद्द करेंगे लुकिंग एट ट्रंप, या फिर उसी के साथ आगे चलेंगे कि दैट वाज बाइडेन्स डिसीजन या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था एंड ट्रंप हैज टू अनडू दैट समहाउ? देखिए रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो किसी एक नुक्ते के ऊपर आके ना मुंजमद होते हैं और ना ही वो अनफ्रीज होते हैं वहाँ से। ठीक है, वो रियासतें दे गो बियॉन्ड दैट। मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के ज़माने में भुट्टो साहब को हैंग किया गया था, एजाज साहब उस वक्त हुकूमत में आते और तमाम लोगों की उंगलियाँ जो थी, बल्कि स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं कि आई मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू, तो तमाम उंगलियाँ जो थी वो यूएस की तरफ पॉइंट आउट करें। लेकिन हिस्टोरिकली यही पीपल्स पार्टी जिनके लीडर को, फाउंडिंग लीडर को हैंग किया गया था, उन्होंने अमेरिका के बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका के जाके गोडे गिटे पकड़ के उसकी तरीके वापस ये पाकिस्तान में आई और प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये एक ट्रांजिशन हो जाती है। जहाँ तक हमारे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, रियलिटी एक रियलिटी होती है, हकीकत होने के बावजूद भी बड़ी इनकम्बेंट होती है कि जी रियासतें जो हैं अमेरिका जैसी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक रखें। तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक इसको ट्रांजिशन कर चुके हुए हैं, पीटीआई में कर चुके हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक मेजर हिंड्रेंस होगा
अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, जो मतलब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस बनेगी। लेकिन ट्रंप एक मर्क्यूरियल आदमी है, आपने उनकी पहले 4 साल भी देखे होंगे, उनकी एक बड़ी फिक्स्ड अप्रोचेस हैं। तो हम देखते हैं, मैं तो आई एम लुकिंग एट इट बेसिकली बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई एम लुकिंग एट कि जी हम कहाँ फिट होंगे। जो बेसिक चैलेंज है वो ये है जी कि हम अपने आप को कहाँ फिट करवाएंगे। अमेरिकन एफर्ट हमें पुट अप करना है, एफर्ट हमें पुट अप करना है। चलें अब जरा पाकिस्तान पे आ जाते हैं। हमने थोड़ा सा अमेरिकन इलेक्शन तो डिस्कस कर लिया। रिसेंट लेजिस्लेशन जल्दी में हुई, जजेस की तादाद भी बढ़ गई, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई है? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो एक्सेप्ट नहीं किया और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं। अनकरीब हो जाएगी चैलेंज कर रही है वो, मेरा पिटिशन तैयार हो चुकी हुई है, वो चैलेंज होगी, लाजमी बात है। उसको तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम वहाँ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने हैं, वो भी हम अंडर प्रोटेस्ट बने हैं, सिर्फ इसलिए कि चूंकि अब ये पार्ट ऑफ लॉ है, हो चुका हुआ है। अब ये और बात है कि उसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है, लेकिन हमने उसमें शिरकत की है। अब वर्चुअली ये हुकूमत जो करना चाहती थी वो सब कुछ कर चुकी हुई है। ऑल कॉर्नर्स ठीक है। अब मुझे आज वो शराज साहब को पकड़ लिया, हमारे एमएनए को, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आप तमाम अहदाफ जो हासिल कर चुके हुए हैं, बंदों को एब्डक्ट करके, बंदों को जो भी करके, मैं कन में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज हमारे वो जो एमएनए है उसको अब्डक्ट करने का क्या उसकी क्या वजह? अब और अहदाफ हैं कुछ, क्या हम एक और फेज देखें अमेंडमेंट्स का, कुछ और करना चाहते हैं? ये मुल्क जो है जमहूरियत से ये ऑटोक्रेसी के नहज तक पहुंच चुका हुआ है। अब हम जमहूरियत को हम खैर बात कह चुके हुए, ये जमहूरी मुल्क रहा नहीं है, अब सिर्फ नाम की जमहूरियत है। अब इसमें बाकी सब कुछ जो है वो ऑटोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि इतने सारे अब अहदाफ करने के बाद तो इन्हें कोई खौफ नहीं रहना चाहिए, लेकिन खौफ का आलम यह है कि जी आज एक और हमारे एमएनए को जो है ना वो इन्होंने उठा लिया। ख्वाजा शराज साहब तौंसा से, और बड़े बहुत ही अच्छे और बड़े शरीफ इंसान है, बड़े सिविल मैन और बड़े सिविलाइज्ड इंसान है, और उन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हम मे बी 27th अमेंडमेंट इज ऑन इट्स वे। मैंने तो जब ये बात हुई थी हमारे पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हुई थी, तो उस वक्त मैंने जब 26th अमेंडमेंट हुई थी तो मैंने कहा जी अब फेज 2 भी आएगा और फेज 3 भी आएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती स्टेटमेंट थी। वहाँ फेज 2 तो आ गया। मेरा ख्याल है कि जी अब ये इसकी सारी की कंसोलिडेशन करने के लिए एक फेज और आएगा। फैसल बावड़ा साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि अब अमेंडमेंट्स भी आएंगी और पास भी होती है। जी हाँ, पास तो उन्होंने बड़ी आसानी से करवा लिया। अब वो लेजिस्लेचर ले चुके हुए हैं, वो खरीद चुके हुए हैं। रिसेंट लेजिस्लेशन देख लीजिए ना, जो नेशनल असेंबली से हुई है, सेनेट से हुई है, अभी जजेस वाली और बाकी सारी जो आसानी से हो गई है, बिल्कुल हो गई है। जो नंबर्स उनको चाहिए थे वो नंबर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिए हुए, अरेंज कर लिए हुए, उनके पास। डोंट यू थिंक सो अगर कमेटी में जब ये पुट अप किया गया, पीटीआई भी इज पार्ट ऑफ द कमेटीज, पार्लिमानी कमेटियां, जो वहां पर एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था वहां पे कि यार व्हाई जजेस, मतलब ठीक है फेयर इनफ आपका इस्तेहकाक तो है, लेकिन कोई रीजन भी तो होती है ना, कोई वजह भी तो बताओ कि क्यों वाई 34। जिस दिन ये पास हो रही थी तो हमारा ख्याल है बड़ा पुरजोर एहतजाज हमने पार्लियामेंट में, इन द हाउस हमने किया था। और कमेटीज तो बनी नहीं थी, अभी कमेटीज तो कल बनी है जी, उसके चेयरमैन वगैरह नामजद हुए हैं। तो कमेटीज में बहुत सारी कमेटीज के तो इजलास कन्वीन ही नहीं हो सकते थे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं थी अभी तक। वो बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चार हमें चेयरमैनशिप्स मिली हैं और बाकी 4 जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अब आके वो कमेटीज हुई है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कमेटीज में खासी हलचल होगी, बातचीत होगी। एक स्टेटमेंट है, उसको डीकोड करने या अंडरस्टैंड करने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरी रोज से मुलाकात हुई, उनको फोन भी करूं कि प्लीज मुझे मेक मी अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट है, सीएम केपीके के स्पोक्स पर्सन है। ही सेज कि हमारी कोई डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन सारे मामलात के अंदर। मैं इसको कैसे देखूं? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डील एंड अंडरस्टैंडिंग हियर? इसमें सीएम केपी ने क्लैरिफाई किया था, खुद मैंने उनके मैंने खुद सुने, अपने कानों से सुनी उनकी बात कि जो ये लोग कहते हैं कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, जो भी ये ढील वील जो बुशा बीबी को या अलीमा बीबी को जो है उनको छोड़ा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं तो इसकी नोयत को नहीं समझ पाया बेसिकली। इसी अंडरस्टैंडिंग अगर ये है, देखिए एक वफाक की एक इकाई की हैसियत से अली अमीन गंडापुर साहब जो है उस इकाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सो उन्होंने उसको चलाना है और हमारी अप्रोच पहले दिन से ये रही है जी कि हमने वफाक के साथ मिलकर चलाना है और ज़रूरत भी है, आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है, ठीक है। तो उस सिलसिले में चूँकि केपी एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहाँ
आपको पता है टेररिज्म है, सारा कुछ है, वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का खासा अमल दखल है, तो उनका एक इंटरेक्शन उनके साथ लगातार रहता है। अगर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, अब यह अंडरस्टैंडिंग है कि 27 अगस्त को जो हमारा जलसा होना था उसको उन्होंने हमें कह के रोका था और उसको फिर कहा था कि 8 तारीख तक पोस्टपोन करें, और हमें उसकी उन्होंने एडवांस में उसकी परमिशन भी दे दी थी। तो ये एक अगर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद राब्ते के ज़रिए अगर कोई गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ के जी हम उनको कह देते हैं कि ये ना करें या हमें मिलने की इजाज़त दे दें, वो हमें कह देते हैं जी कि आप ये काम ना करें, ये ना करें। मैं इसकी स्पेसिफिक से आगाह तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक ब्रॉडर जो ये पॉसिबिलिटीज में से एक है कि ब्रॉडर पॉसिबिलिटी के जी ये शायद हो रहा हो। इससे चले मुझे ये नतीजा अखज़ करने में कम से कम इस काबिल ज़रूर हो गया कि पीटीआई स्टिल इज ईगर टू कि हमारी बातचीत स्टार्ट हो, मामला तय पाएं एस्टैब्लिशमेंट से। डू यू एग्री? मेरी कंटेंशन बड़ी सिंपल सी है और बड़ी डिफरेंट है इससे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मुल्क को चलाना है, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर आपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन लानी है, अगर आपने मुल्क में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फेयर इनफ, ठीक है। और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो बातचीत है वो इनेविटेबल है, वो नागुज़ीर है, उसके बगैर मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हैव यू मेट इमरान खान साहब रिसेंटली? मुझे तो 10 हफ्ते से नहीं मिलने दिया। 10 हफ्ते से नहीं मिलने दिया, क्योंकि रीजन कि हमारे पास जो खान साहब की स्टेटमेंट्स आती हैं, बाय द वे मेरे अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं मिलने दिया गया। लॉयर्स जो आपके बन गई लीडरशिप, अब वही लीडरशिप आप चूंकि जाके पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं इसलिए हम आपको नहीं मिलने देंगे। एक पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे तो व्हाट हाँ, वो हमने पूछा था उनसे जो बता रहे थे, हमने कहा जी कि आप फिर दाल चावल का भाव जो है वो जाके वहाँ मौसम का हाल करेंगे तो डिस्कस, तो उसके जवाब कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने वो 1832 का कोई एक लॉ निकाला था कि जी आप प्रिजनर के साथ, लेकिन वो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टर्न डाउन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं मिलने दिया गया। लास्ट थर्सडे जो था, जो गुजरी है पिछले हफ्ते में, उस दिन था हमारा टाइम था, लेकिन नहीं मिलने दिया। अब इसी के बैकग्राउंड में मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट देखूं कि जनाब किसी को एंगेजमेंट की, किसी को मुज़ाकरात की मेरी तरफ से इजाजत नहीं है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, स्ट्रेट अप इंस्ट्रक्शन। उनकी इजाजत नहीं है तो कोई हो नहीं सकता मुज़ाकरात, कोई एंगेजमेंट हो नहीं सकती है। लेकिन मेरा एक ओपिनियन है जो मैंने आपको बता दिया कि इनेविटेबल है, उसके बगैर आप मुल्क को आगे नहीं चला सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पीटीआई के साथ बैठना होगा, आपको पीटीआई के साथ। इमरान खान साहब, और जब पीटीआई की बात करता हूँ जी तो खान की बात करता हूँ, आपको इमरान खान के साथ बात करनी हो। तो फिर कोई गैप है इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग में, या उनको ग्राउंड रियलिटीज बाहर की रिपोर्ट नहीं की जा रही कि वो कहते हैं कि मैंने बात नहीं करनी है अब इनके साथ? यू एज अ पीटीआई सीनियर लीडरशिप, यू अंडरस्टैंड और यू थिंक कि बात करनी चाहिए? मैं इनेविटेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट जो है उसकी बात कर रहा हूँ। Okay. वो होती है कि नहीं होती, कब होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो लाजमी बात है, वो सब कुछ खान साहब की इजाजत के साथ होगा जब भी वो कहेंगे। Fair enough. अब तमाम कॉर्नर्स अगर वो होती है तो लेट मी ऐड दिस, अगर वो होती है राइट नाउ देखें पॉलिटिकल सिनेरियो, तो तमाम कॉर्नर्स हुकूमती इत्तेहाद ने अपने सिक्योर कर लिए में। दो कि उन्होंने कार्ड्स अपने बहुत तेजी से खेले, लेकिन तमाम कॉर्नर उन्होंने सिक्योर कर लिए में। पीटीआई के पास खान साहब को जेल से निकालने का, जरा थोड़ा सा रिलीफ लेने का, रिलीफ आज इनके जो सख्ती है पीटीआई के ऊपर, वो सख्ती में थोड़ी सी नरमी लाने का क्या तरीकाकार क्या है पीटीआई के पास एट दिस मोमेंट? पीटीआई के पास अवामी ताकत है, जिन्होंने 8 फरवरी को साबित किया था कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, और हमारे में 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी उन्होंने दी थी। अनफॉर्चुनेटली रात के अंधेरे में उसको लूटा गया था, लेकिन वो हमारे साथ आज भी खड़े हैं और हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नवंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्टिव मंथ, और स्टार्टिंग विद 8th, जबकि हमारा कोयटा में जलसा है, 9th को यहाँ है स्वाबी में, उसके बाद सीक्वेंस 9 को हम एक डिटेल प्लान जो है वो अनाउंस कर देंगे कि उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट का जो है पब्लिक मोबिलाइजेशन का प्लान क्या है। नवंबर के महीने में हम चाहते हैं कि नवंबर के महीने में ही ये अपने इख्तिताम तक पहुँच जाए, और इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अंजाम खान साहब की रहाई, फोकस्ड ऑन खान साहब की रहाई। पीटीआई डब कर दिया द लास्ट कॉल? नो, लास्ट कॉल हम नहीं कहते, नहीं कह रहे आप? नो, आपका डिजिटल मीडिया ये ट्रेंड चलाता रहा है, दिस इज नॉट द लास्ट कॉल, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि नवंबर के महीने में हम कोई नतीजा जो है वो हासिल कर सकें इस पब्लिक मोबिलाइजेशन का। सवाबी जलसा एक जलसा है, या इसमें प्लान कोई धरने का, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का, मोबिलाइजेशन का कोई प्लान है अभी तक? ये सिर्फ एक जलसा है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। 9th नवंबर वहां से घरों को वापसी, उसके बाद फिर जो होता है वो आपको 9th को हम ऐलान कर देंगे उसका।
अब इसमें एक चीज जो अंडर डिस्कशन आजकल वाइडली है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल कमेटी की कल भी खबरें आई, क्योंकि वो सोर्सेज से खबरें आई हुई थी इस तरह की कि हमने वो कोर्ट नहीं की, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने कोई रिफ्ट, कोई लड़ाइयाँ असद कैसर साहब के बारे में, शिबली फराज साहब का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इस तरह का भी चल रहा है, सर्कमस्टांसिस जिनमें पीटीआई स्टक एट दिस मोमेंट, वी अंडरस्टैंड इट्स स्टक, एक ह्यूज पॉलिटिकल पार्टी, बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी स्टक, लड़ाइयाँ, रिफ्ट्स, कोई वे आउट है? कोई मतलब कल मैं पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में था, मेंबर ऑफ द कमेटी, किसी किस्म की कोई रिफ्ट जो है वो सामने नहीं आई। लोग सवाल करते हैं, लोग जानना चाहते हैं, पूछते हैं, वो सवाल आते हैं, वो सवाल रिफ्लेक्ट नहीं करता रिफ्ट को, वो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की ज़्यादा जानने की ख्वाहिश की अक्कासी करते हैं। फिर जो ओपिनियंस होते हैं ना, आप और मैं अगर एक ही कमेटी के मेंबरान हैं तो कोई लाजमी नहीं है कि आप और मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हों। तो ये एक आज़ादी है पार्टी के अंदर कि आप बैठते हैं कमेटी में, फैसला करने से पहले आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और फिर उसके बाद एक पार्टी फैसला करती है और वो फैसला फिर सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम भी फॉलो करते हैं। कल की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में जो हुई है, किसी किस्म की कोई रिफ्ट का शायबा भी नजर नहीं आया जी। बिल्कुल खुशगवार माहौल। कल की मैं जो बात कर रहा हूँ, कल की, चलिए उससे माजी में भी नहीं जाता, क्योंकि कल ही का ज्यादा शोर भी मचा हुआ था, उससे माजी में भी नहीं जाता। बिल्कुल। पंजाब एंड केपी जलसा जुलूस, मतलब ये एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट होते हुए, करंट अफेयर का स्टूडेंट होते हुए, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि आप जितना मर्जी बड़ा जलसा कर लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपकी गवर्नमेंट है, इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि इमरान खान साहब की एक कॉल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जितना भी बड़ा जलसा करना चाहे कर सकती है, लोग आते हैं। वाई नॉट पंजाब? मतलब वाई पंजाब से लीडरशिप जो है पंजाब की छुपी हुई भी है और कहा भी जा रहा है कि अब जी सवाबी जलसे में शायद लोग निकल आएंगे सारे जो छुपे हुए भी हैं। शेख वकास अकरम साहब की एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर कि जी जो बहुत सारे लोग गायब हैं वो निकल आएंगे। वाई नॉट पंजाब? क्यों पंजाब की तरफ पीटीआई एक्टिवेट नहीं कर रही लोगों को, क्यों उस तरफ नहीं जा रही पंजाब की तरफ? राय आपकी बात में वजन है, लेट मी कंसीड इट, लेकिन पंजाब की तरफ हम इसके बाद वहीं जा रहे हैं, कराची एंड देन पंजाब। तो बहुत से लोग निकलेंगे, बहुत दुनिया आएगी, आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये कहते हैं तो ये मत भूलिए कि जो पंजाब में फसाइयत का आलम है वो पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं है। ठीक, आप जानते हैं इसको। जो पंजाब में हुआ है हमारे लोगों के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर जलसा होता है तो वो पूरे के पूरे शहर जो है वो लॉकडाउन हो जाते हैं। आपने देखा पिंडी में, लाहौर में देखा, आपकी आंखों के सामने हुआ है, ये सारा कुछ लॉकडाउन हो जाते हैं। फिर ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले हमारे तमाम वर्कर्स को उठा लिया जाता है, सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं केपी में, जैसा कि आपने खुद एक कंपेरिजन नेट किया, वहाँ नहीं है। लेकिन चूंकि वो सूबा हमारा है तो उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं होगा जितना कि पंजाब में होगा, मैं इस बात को भी कंसीड करता हूँ। लेकिन हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं और इस दफ़ा हम पूरे सामान के साथ जा रहे हैं, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, सामान के साथ जा रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला लोग निकलेंगे। सो ये हेड ऑन किस्म का एक मूवमेंट यही, और उन्होंने हमारे लिए ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। और अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि कोई वायलेंस होता है, किसी किस्म का होता है, तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब टू बी मोर स्पेसिफिक, ये उनके सर के ऊपर होगी। उनको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एट सम पॉइंट आप देखिए एहदाफ हासिल कर चुके हैं, राय सिंपल सी बात है। अब हम एक जलसे ही कर लेंगे, कितना लाख बंदा ले लेंगे, 50,000 कर लेंगे, 1.5 लाख कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे, पूरा मन रहेगा। हम कोई वी आर नॉट कमिटेड टू स्ट्राइकिंग वायलेंस और समथिंग। सो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमें जलसा कर लेने दें। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ने जो कुछ अचीव करना था मौजूदा सेटअप ने सिक्योर करने के लिए अपने आप को, दे हैव डन इट? आप देखिए, उसको देख लीजिए क्या क्या उन्होंने कर लिया है। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, अब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा। उनके अपने घर के मुलाजिम जो है उनको जज बना दिया उन्होंने। सॉरी आई एम सेइंग दिस बट वर्चुअली दैट इज द स्टेट। ठीक है, उसके अलावा जो मिलिट्री एक्ट की तरमीम थी वो भी उन्होंने इनेक्ट कर ली है। बाकी भी जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब कर चुके हैं। अपनी उन्हें चीफ जस्टिस भी उन्होंने अपनी पसंद का बना लिया। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, सिंस आपने बिल्कुल अहदाफ हासिल कर चुके हूँ, लेकिन मुझे जो समझ नहीं आ रही कि जी उन अहदाफ के हासिल करने के बाद भी शराज साहब जैसे बंदे को उठाने की क्या जरूरत पेश आई है। सो शायद कुछ और अभी आ रहा है। That is what I was about to say कि मे बी अभी कुछ आ रहा है फॉर द फ्यूचर है कुछ और आ रहा है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, सिंस यू सेड कि जी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दी गई, एवरीथिंग, वी हैव टू गो बैक टू द ईरा के जहां पर जनरल बाजवा की जिस तरह एक्सटेंशन हुई। डू यू गाइस रिग्रेट दैट? देखिए, मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं बसा औकात टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर कह सकूँ कि मैं हर किस्म की एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ। ये टेक्निकली एक्सटेंशन नहीं है, ये टेक्निकली एक लेजिस्लेशन हुई है जिसमें कि मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 से 5 साल कर दी गई है। हमें
इन प्रिंसिपल इसके ऊपर शायद मैं ऑब्जेक्ट ना करूं, लेकिन ये जिस फोरम पे हुई है उसकी कोई लेजिटिमेसी और रेलेवेंस नहीं है। सो दैट वे आई कॉल इट कि जितने भी फैसले हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और उसके बाद, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है और इनकी कोई लीगैलिटी नहीं है, और ये तमाम के तमाम कोर्ट्स में जाके चैलेंज होंगे। आप देख लीजिएगा, कोर्ट्स में पहुंचेंगे। कैटेगोरिकली फिर जरा आसान करके पूछ रहा हूं, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने पे पीटीआई को कोई एतराज नहीं है, एतराज सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे है जिससे बढ़ाया गया पर से। देखिए ये एक चीज है। दूसरी बात है कि अगर मुद्दत मुलाजमत बढ़ी है तो जो आइडियल चीज होती है वो ये होती है कि वो जो इनकम्बेंट होता है उसके ऊपर वो अप्लाई ना करे, बल्कि ये फ्यूचरिस्टिक होती है। ओके, ये एक आइडियली जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जिसकी स्पिरिट है वो ये है, ताकि कोई पार्टिजनशिप का एहसास ना हो। लेकिन ये वैसा नहीं हो रहा। ये जो मतलब ये इसका इतलाक फौरी तौर के ऊपर, यहाँ पर तो और भी कानून साजियां ऐसी हुई हैं कि जिनका इतलाक ही माजी से किया गया था रेट्रोस्पेक्टिवली। जी बिल्कुल, माजी के एक्शंस के ऊपर भी किया गया। रऊफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आए हैं तो अमेरिकन इलेक्शन जो है सदारती इलेक्शन, उसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह मैंने ओपनिंग में आज सेगमेंट में बात करते हैं अमेरिकी सदारती इलेक्शन की, अगेंस्ट ऑल ऑड्स डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट और अगले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये अमेरिकी तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई कॉन्विक्ट सजा याफ्ता शख्स अमेरिकी सदर का इलेक्शन जीता है। अब पाकिस्तान के साथ मामलात आगे कैसे चलेंगे, इंटरनेशनली अमेरिका की पॉलिसीज़ में किस हद तक शिफ्ट आएगा। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब मेरे साथ कल ट्रांसमिशन में मौजूद थे, आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक तौसीफ सर, थैंक यू फॉर। सर व्हाट हैपेंड, इंटरनेशनल मीडिया, सारे पोल्स, कमला हैरिस, इवेंचुअली ट्रंप विंस, व्हाट हैपेंड इन अमेरिका? सब आपकी भी प्रेडिक्शन यही थी कि शायद ट्रंप विल नॉट बी एबल टू मेक इट, लेकिन एविडेंसेस और शवाहिद ऐसे थे जिससे लग रहा था कि ट्रंप वुड मेक इट। वही हुआ है। कि काफी चीजें थी जो कमला हैरिस के खिलाफ गई हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो एंटी इनकम्बेंसी का था। कि अमेरिकन वोटर में जो एक बेचैनी पाई जा रही थी डेमोक्रेट्स की पॉलिसी के हवाले से, जिसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर तेजी से जो बढ़ती हुई महंगाई थी उसके हवाले से कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से बाइडेन हैज लॉस्ट द अमेरिका। साल के तौर पे गजा जो कुछ हुआ और जिस तरह से अमेरिका ने एक चीज अपनाई, तो एक अमेरिकी लिखा मुआशरा है उसमें काफी लोग डेमोक्रेट के खिलाफ भी हुए। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन के हवाले से जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज थी वो भी शायद वोटर मुतमईन करने में कामयाब नहीं। और चौथा जो बड़ा फैक्टर जिसका ट्रंप फायदा हुआ, रिपब्लिकन्स बाहर निकले, वोट डाला, वो ये था कि रिपब्लिकन्स में एक सेंस ऑफ वेंडेटा या वेंजेंस मौजूद थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि 2020 का इलेक्शन से छीना गया था, के साथ ज्यादती हुई थी। दैट्स व्हाई ये चारों फैक्टर को अगर मिला के आप देखें तो ट्रंप की जो कामयाबी है वो समझ आती है। रिफा साहब, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया आपके लिए अमेरिकी सदारती इलेक्शन का या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था आपके लिए भी ये? मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड, and I don't mind being proven wrong। वो उस वजह से था कि जब तक प्रेडिक्शन जितनी भी आ रही थी और अमेरिकन पोस्टल की भी ये प्रेडिक्शन थी, ये एक टाइट रेस होने जा रही है और सारे का सारे निसार जो है वो 7 जो स्विंग स्टेट्स है उनके आउटकम के ऊपर था। लेकिन उनके आउटकम को अगर आप छोड़ें तो वो भी अगर आप एक फैक्टर के तौर पे आप कंट्रीब्यूट कर लें, लेकिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है ना वो रिपब्लिकन के फेवर में, उसके लिए पॉपुलर वोट भी उन्होंने जीता, उसकी बुनियाद के ऊपर वो सेनेट भी अपनी मेजॉरिटी उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी कर लिया। तो इस हवाले से इन तीनों ब्रांचेस को अगर आप लें, अगर आप कांग्रेस को ले लें, अगर आप जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है उसके इश्यू को ले लें, तो इनके हवाले से मुझे काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि दिस वेंट अगेंस्ट ऑल दी पॉसिबल प्रेडिक्शन जो कि लोग जो इस इलेक्शन के बारे में कर रहे थे। तो मैं खासा इस रिजल्ट के ऊपर काफी, मैं बिनाया तो नहीं हूँ, लेकिन इस रिजल्ट के ऊपर मैं काफी सरप्राइज हूँ। सर कैसा जुमला एक है कि एक सजा याफ्ता शख्स अगला अमेरिकी सदर होगा, मतलब एक ही जुमले के अंदर देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, सजा याफ्ता भी और अमेरिकी सदर भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो देखें, मेरे ख्याल के अंदर जो
ट्रम्प की सारी जो स्ट्रेटजी उसको रन कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि ये जो डेमोक्रेट्स की वीकनेसेस है ना, इसका भी एनालिस्ट उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसके अंदर उसका फायदा हुआ। देखिए, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कमला हैरिस को तकरीबन 4 महीने मिले। 4 महीने बाद टू लिटिल टाइम फॉर हर टू रीइंट्रोड्यूस हरसेल्फ, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो अटॉर्नी जनरल का इलेक्शन लड़ा है, वो कैलिफोर्निया के अंदर एक ब्लू स्टेट उन्होंने जो है वो इलेक्शन की तैयारी भी की है, और इस हवाले से वो नेशनल सीन के ऊपर उनका आना और इस ऐसे हालात में आना जबकि वोटरों की तादाद जो है उसके बारे में भी उनका तखमीना लगाना जो है वो भी खासे गलत साबित हुए। तो मेरे ख्याल के अंदर ये भी एक दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर मैं ये कहूंगा कि दे डिड नॉट फोकस ऑन दी रियल इश्यूज जो कि अमेरिकन वोटर्स का कंसर्न थे। उसके फॉर एग्जांपल उनका कंसर्न जो है वो अपनी जो डेली फूड की प्राइसेस हैं वो भी मैं देख रहा था कि उसके अंदर 4-fold इंक्रीज हुई है। अगरचे इकोनॉमी अमेरिका की इस वक्त काफी ठीक हालात के अंदर है, लेकिन लोग जो हैं वो तो माजी को याद रखते हैं, वो अच्छा वक्त जो है वो भूल जाते हैं, और यही कुछ हुआ उनके साथ। डॉक्टर खुर्रम साहब, इसमें किसी हद तक अगर आप देखें तो तमाम नेशनल टेलीविजन, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज चैनल्स वर अगेंस्ट, कैंपेनिंग अगेंस्ट, आई वुड यूज द वर्ड कैंपेनिंग अगेंस्ट ट्रम्प। इवन देन ट्रम्प के पास एक टूल था जिसको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कह लीजिए, और स्पेसिफिकली एक्स, ट्विटर। तो डू यू अग्री कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के सर के ऊपर ये कैंपेन की और इलेक्शन जीता है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये अमेरिकी सिस्टम की खूबसूरती है कि एक ऐसा शख्स जिसने एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन कन्फ्रंट किया, और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना तमाम तर जो वसाइल थे इस्तेमाल करते हुए उसको लेट डाउन करने की कोशिश की, बट स्टिल ही इज अगेन बैक इन द व्हाइट हाउस, नंबर 1। दूसरा ये है कि इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले ट्रंप और एलन मस्क में जो एक रप्रोचमा हुआ था उसका ट्रंप को खासा फायदा हुआ, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि जब ट्रंप पहली मरतबा अमेरिकी सदर बने थे तो एक मौका ऐसा भी आया था कि जब ट्विटर ने दिया था बिकॉज ऑफ हिज व्यूज, लेकिन चंद माह पहले जब एलन मस्क और ट्विटर के दरमियान ये रप्रोचमा हुआ तो ट्रंप को सोशल मीडिया ने एक फेयर प्लेइंग फील्ड दी, और मैं समझता हूं कि ये सोशल मीडिया का ही ट्रम्प है कि आज ट्रंप इज बैक इन द व्हाइट हाउस। डॉक्टर रिफत साहब, पाकिस्तान कहाँ अलाइंड देखते हैं? पाकिस्तान की क्या पोजीशनिंग होगी कि सारी रिजीम चेंज का चले लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए कि आप बाइडन के बाद ट्रंप, by becoming Trump the next president of America, पाकिस्तान की पोजीशनिंग अमेरिका की नजर में कुछ चेंज होगी? जी, मेरे ख्याल में एक तो पहली बात तो मैं हुकूमत की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट को स्टेट कर रहा हूँ कि हमने कोई भी वक्त ज़ाया के बगैर अपना जो है फॉरेन ऑफिस को कहा कि हमने कांग्रेचुलेशन का मैसेज जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया है। तो ये अर्ली सिग्नलिंग है, वो लॉन्ग टर्म के वजह से हमारे काम आएगी अगर हम उस वक्त तक यही रिजीम अगर सर्वाइव करती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान विल बी वे डाउन ऑन दी प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जब भी वो 25 से 26 जनवरी को उनकी इनॉग्रेशन होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि उनके डेस्क के ऊपर कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसको वो टिक करेंगे। पहली बात तो ये है कि वॉर इन यूक्रेन, और मेरा ख्याल है कि यूक्रेन का इज गोइंग टू गेट अ वेरी टफ टाइम। और दूसरी बात ये है कि जो उनकी जो सीज फायर की कॉल है पैलेस्टीनियन वॉर जो है नेतन्याहू को मजबूर करें कि वो किसी तरीके से उनके साथ जो है वो एक किस्म की बातचीत का सिलसिला खोल के जो गाजा के अंदर जो जंग हो रही है और उसके जो हौलनाक नताइज हैं उससे मजीद तबाही जो होने से अपने गाजा के लोगों को बचाएं। लेकिन इसमें भी ख्याल रखिएगा कि अभी अब मैं मैसेज देख रहा था कि नेतन्याहू वाज द फर्स्ट वन टू कांग्रेचुलेट इन ए वेरी पर्सनल वे, क्योंकि उन्होंने मैसेज इनको ट्रंप को भेजा है और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी डियर, और वो ट्रंप को लिख के डोनाल्ड, और साथ साथ उन्होंने पूरी फैमिली का भी जिक्र किया है, इट हैज बीन जॉइंटली साइंड बाय नेतन्याहू एंड हिज फैमिली। तो ये भी एक पर्सनल दिस इंडिकेट्स के एक पर्सनल रिपोर्ट है जो कि उनका नेतन्याहू के साथ मौजूद है। और
नेतन्याहू के अंदर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा कि वो उस जंग को जब तक कि अमेरिका नहीं चाहता उसके मुखालिफ जो है उसका कोई बयानिया हमारे सामने में आए, हमें ये देखना पड़ेगा। और अब आप देख लें कि ट्रंप साहब के हवाले से कतर ने भी और यूएई ने भी, जॉर्डन ने भी, और वो तमाम मुसलमान मुल्क जो कि पेश थे इजराइल और अरब वर्ल्ड के अंदर एक रिपोर्ट करने की पोजीशन में थे, वो सारे के सारे अब अपने पर निकाल रहे हैं और वो इस बात से बड़े खुश हैं कि कमला हैरिस के जाने के बाद अब जो अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी था वो भी दूर हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरब मुल्क डोंट केयर अबाउट दी मुस्लिम कॉजेस, दे डू, लेकिन वो अलाइन किया हुआ ना सर, उन्होंने अपने अपने अलाइन कर लिया इंटरनेशनल। डॉक्टर खुर्रम साहब, लास्ट क्वेश्चन आप जी, डॉक्टर साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर खुर्रम साहब, आज ऑन लाइटर नोट आपने बहुत सारी मीम्स व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्स पे आप भी देखी होगी कि पाकिस्तानी हमारे कुछ वज़रा जो हैं वो अपनी माजी की ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। वो माजी की ट्वीट्स हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप में कोई हर्डल क्रिएट कर सकती हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखें, मेरे तो इल्म में नहीं है कि वो कौन सी ट्वीट्स डिलीट हो रही हैं, लेकिन अगर ट्रंप के गुज़श्ता दौरे सदारत की पाकिस्तान पॉलिसी की बात की जाए तो वो खासी विम्सिकल फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ। मिसाल के तौर पे ट्रंप ने जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के हवाले से कि हमने अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए और बदले में पाकिस्तान ने हमें सिर्फ धोखा दिया, वो उसकी वजह से ताल्लुकात दोनों ममालिक के बहुत खराब हुए और एक बड़ा एक कोशिश लगी इन ताल्लुकात को दोबारा रीसेट करने के लिए। पाकिस्तान में और भी अपोजिशन की सियासी जमातें ये तवक्को कर रही हैं कि शायद ट्रंप के आने से उनके लिए कुछ हालात बेहतर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ट्रंप ने इमरान खान साहब के लिए माय फ्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इट कुड बी स्लिप ऑफ टंग, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत को इतनी ज्यादा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है, क्योंकि ट्रंप जो एंटी चाइना पॉलिसी है अमेरिका की, उसको बड़ी जोरों शोर से उसको कैरी फॉरवर्ड। डॉक्टर खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रिफत साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अब तो ये जनवरी में जो एंड ऑफ द जनवरी जब नया सेटअप बनेगा, ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो फिर उसके बाद आइडिया होगा कि पाकिस्तान उस सारी पॉलिसी में कहाँ पर स्टैंड करता है। बट इवेंचुअली मेरी दुआ है कि हमेशा की तरह कि मेरा मुद्दा तो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कौम है, आप और मैं जो हो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।